हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। आज कोई लेक्चर नहीं होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सेट 2020 का जो एग्जाम हुआ है 27 दिसंबर को, उसका जो है आंसर की रिलीज कर दिया गया है। जैसे हम सबको पता है कि आंसर की आ चुका है, लेकिन उस आंसर की में बहुत सारे जो आंसर्स है वो रॉन्ग दिए हुए हैं। तो आज मैं वही बताने वाला हूं कि कौन कौन से जो आंसर्स है जिसको हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, और हमारे जो है मार्क्स को क्या हम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ओके गाइस, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, उसको क्या कर सकते हो आप, उसको चैलेंज कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सेट की उसको वहां पर चैलेंज कर सकते हो। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा पेपर 1 हुआ था सेट का। पेपर 1 था, पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल। तो जो पेपर 1 हुआ था उसमें जो है गाइस 3 क्वेश्चन जो है उसको जो है हम चैलेंज कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं वो सेट ए का बता रहा हूं। मैं, मेरे पास सेट ए है, मैं उसमें से बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ओके, सारे सेट्स में क्वेश्चन सिमिलर ही है, लेकिन बस क्या हो गया, थोड़े आगे पीछे होंगे। तो जिसके पास सेट ए है वो देख सकता है। जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है उसमें देख सकते हैं हम लोग, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, कि यहां पे जो दिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर एम्ड टू। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसका मेन एम क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसका जो गाइस ऑफिशियल आंसर की लोगों ने दिया है वो है सी, ऑप्शन सी दिया है इन्होंने, कि स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। लेकिन जो अगर हम गूगल करते हैं या हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है, स्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। यानी कि दो वेरिएबल्स में, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करना, रिलेशनशिप बनाना। तो इसका जो आंसर, जो राइट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ए, स्टैब्लिश द एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो चैलेंज हमारा यहां पे हो सकता है। ओके, और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा पेपर 1 का वो है क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। A researcher uses data of an earlier research paper and publish new research paper. This is, यानी कि जो रिसर्चर होता है वो पुराने रिसर्चर के पेपर यूज करता है अपनी रिसर्च करने के लिए, और उसकी जो पब्लिकेशंस होते हैं उसको वो यूज करता है। तो ये कैसा है, ये एथिकल होता है, अनएथिकल होता है, परमिसिबल है, क्या है। तो यहां पे इन लोगों ने जो आंसर की दिया है ऑफिशियल आंसर की वो है बी, यानी कि अनएथिकल। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर एक रिसर्चर है, रिसर्चर जब हम रिसर्च पढ़ते हैं उसमें क्लियरली बताया जाता है कि एक रिसर्चर क्या कर सकता है, वो पुराने रिसर्च पेपर को, पब्लिकेशन को क्या कर सकता है, एज अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर वो क्या कर सकता है, उसको पढ़ सकता है। लेकिन ये लोगों ने आंसर दिया है अनएथिकल इसका। तो ये जो है वो 110% जो है ये आंसर रॉन्ग है इनका। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो या तो ए हो सकता था या तो सी हो सकता था। थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें ऑप्शन में, क्योंकि यहां पे एथिकल भी दिया हुआ है और परमिसिबल भी दिया हुआ है। एथिकल मतलब क्या होता है कि गुड, अच्छी बात है, और परमिसिबल मतलब क्या है, आपको परमिशन है, इट इज एन अलाउड। ओके, तो इसका आंसर या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर बी कभी भी नहीं हो सकता। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है Which of the following is are the valid conclusion। यहां पे जो है हमको 2 स्टेटमेंट दी हुई है और 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। हमको पढ़ना है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके कंक्लूजन को क्या करना है, स्टेटमेंट से मैच करना है। तो देखते हैं पहले स्टेटमेंट क्या है। ऑल द प्लेयर्स आर एग्रेसिव, यानी कि जितने भी प्लेयर्स है सभी के सभी प्लेयर कैसे हैं, वो एग्रेसिव है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट दिया है सम पॉलिटिशियंस आर एग्रेसिव। यहां पे बताया कि कुछ पॉलिटिशियन ही, यानी कि सब नहीं, उसमें से कुछ पॉलिटिशियन क्या है, एग्रेसिव है। अभी हमको देखना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो राइट है। कंक्लूजन जो 1 है हमारा वो बताता है कि सम पॉलिटिशियंस आर नॉट एग्रेसिव। तो स्टेटमेंट जो 2 है हमारा वो बोलता है कि सम पॉलिटिशियंस आर एग्रेसिव है। तो ये स्टेटमेंट से हमको पता चल रहा है कि जो कुछ पॉलिटिशियन है वो एग्रेसिव नहीं है। तो कंक्लूजन नंबर जो 1 है हमारा वो राइट है, वो सपोर्ट कर रहा है स्टेटमेंट नंबर 2 को। लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है वो क्या बोलता है, ऑल प्लेयर्स आर एग्रेसिव, यानी कि सभी के सभी प्लेयर्स क्या है, एग्रेसिव है। और इसका जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो है सम प्लेयर्स आर पॉलिटिशियन है। ये कौन सी बात हुई, वहां पे जो एग्रेसिवनेस की बात हो रही है प्लेयर की, और यहां पे प्लेयर को पॉलिटिशियन बना रहा है वो। तो ये जो कंक्लूजन जो है वो हमारा जो सेकंड जो कंक्लूजन है वो राइट है ही नहीं।
तो इसका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ए, लेकिन इन लोगों ने जो आंसर दिया है वो दिया है डी। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी जो हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, अभी हम बात करते हैं पेपर नंबर 2 की, यानी कि हमारा जो कॉमर्स का पेपर हुआ था सेट का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है जिसको हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं उसके आंसर्स की को। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कॉमर्स का सेट, यहां पे मैं बात कर रहा हूं सेट नंबर जो है वो बी है। ओके, तो जो सेट बी है जिसके पास, वो देख सकते हैं कि जो 26 क्वेश्चन है उसमें दिया था, फॉर टेस्टिंग इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन वी यूज डैश टेस्ट, यानी कि अगर किसी पॉपुलेशन की इक्वालिटी को चेक करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पे जो ऑप्शन दिया था वो था एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट। तो यहां पे जो आंसर दिया हुआ है ऑफिशियल आंसर की में वो दिया है जेड, यानी कि डी दिया है जेड टेस्ट, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था एफ टेस्ट, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो कि जो एफ टेस्ट हमारा होता है वो इक्वालिटी को चेक करने के लिए होता है, और जो हमारा जेड टेस्ट होता है वो डिफरेंस को चेक करने के लिए होता है। तो ये यहां से हमको पता चल रहा है कि जो इसका आंसर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था एफ टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जबकि आंसर दिया हुआ है जेड टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। इसको हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 37 में आप देख सकते हो डेलीगेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है कंपनी में, जो हम अथॉरिटी देते हैं किसी एम्प्लॉय को काम करने के लिए, डेलीगेशन करते हैं, उसमें उसके लिए जो है कौन सा जो एक पॉइंट जो है वो सही नहीं है। ओके, तो यहां पे बताया गया नीचे ऑप्शन कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में भी डेलीगेशन कैसा कैसा हो सकता है। पहला दिया था स्पेसिफिक और जनरल, जी हां बिल्कुल हो सकता है स्पेसिफिक एंड जनरल। रिटन अनरिटन, जी हां बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन सी क्या है, प्रिसाइज और वेग्यू, और ऑप्शन डी है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जी हां अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी हो सकता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो डेलीगेशन नहीं हो सकता, प्रिसाइज एंड वैग्यू ये कोई इसका कैटेगरी नहीं होता है। लेकिन जबकि जो ऑफिशियल आंसर की दिया गया है हमारा वो दिया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि डेलीगेशन जो अथॉरिटी है हमारा वो अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द सेट पेपर सेटर, जो सेट के पेपर सेट करने वाले हैं और जो आंसर की रिलीज करने वाले हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो डेलीगेशन जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नहीं हो सकता। जबकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है वो अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, लेकिन वो प्रिसाइज एंड वैग्यू नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था वो सी होना चाहिए था, जबकि लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। तो इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो हमको दिया हुआ है उसमें दिया है कि ऑपरेशनल रिस्क अराइजेस फ्रॉम, जो ऑपरेशनल रिस्क होता है ओके कंपनी में, वो किसकी वजह से होता है, ऑपरेशनल रिस्क अराइजेस फ्रॉम। ऑप्शन दिया था डिफॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी इज एक्सटर्नल इवेंट्स, ऑप्शन नंबर सी पीपल एंड सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी इज इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस। ओके, तो इसका जो ऑफिशियल आंसर की इन लोगों ने दिया है वो है एक्सटर्नल इवेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस। आप देख सकते हो गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे तो बताएगा कि जो ऑपरेशनल रिस्क होता है वो इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस की वजह से होता है। ओके, और एक और रीजन है इसका, एक्सटर्नल इवेंट की वजह से भी हो सकता है। तो यहां पे जो थोड़ा एम्बिगुअस ऑप्शन लगे मुझे कि यहां पे एक्सटर्नल इवेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है और इंटरनल इनएडिक्वेट इंटरनल सोर्सेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो है आप चाहो तो इसको चैलेंज कर सकते हो, लेकिन ये इसके अंदर थोड़ा एम्बिग्यूटी है ये क्वेश्चन में। ओके गाइस, तो इसका आंसर होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी, इनएडिक्वेट इंटरनल सोर्सेस। एक और जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 53 में भी जो है, अब यहां पे तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अभी अगर अब ऐसे आंसर्स की आने लगे तो स्टूडेंट तो चक्कर खा के गिर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है कि पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट्स आर अनदर थ्री पीस एसोसिएटेड विद, यानी कि जो पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट जो है वो मार्केटिंग के कौन से 3 पी है। ठीक है, वर्चुअल मार्केटिंग के है, ग्रीन मार्केटिंग के है, इंटरनेशनल मार्केटिंग के है या रूरल मार्केटिंग के है। मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे को भी बताया जाए तो उसका आंसर दे सकता है कि इसका आंसर होना चाहिए था ग्रीन मार्केटिंग। ओके, जबकि इन लोगों ने जो आंसर दिया है, इसका ऑफिशियल आंसर की है वो है ए, यानी कि वर्चुअल मार्केटिंग है। वर्चुअल मार्केटिंग का पीपल, प्लैनेट से क्या लेना देना, जबकि इन लोगों ने आंसर की दिया है कि इसका जो आंसर है वो है
वर्चुअल मार्केटिंग। तो ये गाइस ये जो 110% क्या है, ये आंसर रॉन्ग है, इसको हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रीन मार्केटिंग। ओके, एक और क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 55 डैश, वो जो है मार्केटिंग से रिलेटेड है कि डैश इज द पॉजिटिव डिफरेंशियल इफेक्ट दैट नोइंग द ब्रांड नेम हैज अ कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी कि इसमें यहां पे बताया है कि कुछ टर्म्स दिए हमको, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड लॉयल्टी, परसीव क्वालिटी, ब्रांड एसोसिएशन। यहां पे जो बताया है मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसमें ये बताया गया है कि एक जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है ब्रांड नेम की वजह से, जो कस्टमर क्या करता है उस प्रोडक्ट की तरफ रिस्पॉन्स करता है, उस प्रोडक्ट को क्या करता है, खरीदता है। तो ये कैसा इफेक्ट होता है, यहां पे दिया ब्रांड इक्विटी, ब्रांड लॉयल्टी। तो इसका आंसर जो इन लोगों ने ऑफिशियल आंसर की दिया है वो दिया है ब्रांड इक्विटी, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था बी यानी कि ब्रांड लॉयल्टी। जब कस्टमर लॉयल हो जाता है वो क्या करता है, प्रोडक्ट को क्या करता है, खरीदता है। जो ब्रांड इक्विटी होता है वो एक एक्चुअली में कमर्शियल वैल्यू होता है, उसको इंक्रीमेंटल वैल्यू बोला जाता है, ना कि पॉजिटिव डिफरेंशियल वैल्यू बोला जाता है। तो इसका आंसर चैलेंज हम कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये एडवाइस है कि इसको चैलेंज नहीं करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इसका आंसर जो है चेंज करेंगे। ओके, तो इसको आप चैलेंज मत ही करना तो ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 जो है उसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं, उसको तो डेफिनेटली हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 68 है वो है आईटी से रिलेटेड यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछा था क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड इन चैप्टर फ्रॉम सेक्शन 65 टू 78 ऑफ द आईटी एक्ट 2000। यानी कि जो हमारा आईटी एक्ट 2000 है उसका जो सेक्शन नंबर 65 से 78 है वो किससे रिलेटेड है। ओके, यहां पे ऑप्शंस हमको दिए हुए थे, ए ऑफेंसेस, बी पेनाल्टीज, सी साइबर अपील ट्रिब्यूनल एंड डी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इसका जो आंसर इन लोगों ने दिया है ऑफिशियल आंसर की वो है बी यानी कि पेनाल्टीज, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑफेंसेस। आप क्लियरली देख सकते हो स्क्रीन पे कि जो 65 से 78 है वो किससे रिलेटेड है, ऑफेंसेस से रिलेटेड है, बट इसमें पेनाल्टीज भी इंक्लूडेड है। जी हां, ये 65 एंड 75 का जो सेक्शन है वो कॉम्बिनेशन है ऑफेंस और पेनाल्टीज का। तो इसके ऑप्शन जो है वो ए भी हो सकता है, ए भी सही है और बी भी सही है। अब इन लोगों ने ऑप्शन ही ऐसा बनाया कि कंफ्यूज कर दिया है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो सकता है, हमारा चैलेंज हो सकता है। और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जो हमारी इनकम होती है वो रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को किसको टैक्सेबल होती है। तो यहां पे क्वेश्चन था, इनकम विच एक्रूज इन सिंगापुर फ्रॉम अ बिजनेस नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम द इंडिया इज। यानी कि एक हमारी जो इनकम है वो जनरेट कहां पे हो रही है, एक्रू कहां पे हो रही है, सिंगापुर में हो रही है। ओके, और जो उसका जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल नहीं किया जा रहा, यानी कि सिर्फ कहां पे हो रहा है, इनकम कहां से जनरेट हो रही है, सिंगापुर से हो रही है, और बिजनेस भी कहां पे कंट्रोल हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है। यहां पे क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि एक इनकम है वो जो क्या हुआ है, इंडिया के बाहर अराइज हुआ है, जनरेट हुआ है। ओके, तो इससे क्लियरली पता चला है कि जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, जो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा रेसिडेंट और ऑर्डिनरी, उसको तो टैक्स हर सिचुएशन में लगना ही लगना है। लेकिन जो हमारा नॉन रेसिडेंट है, जो इंडिया का बंदा नहीं है, एनआरआई है, उसको ये कंडीशन में क्या लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट। जबकि इन लोगों ने इसका जो आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टैक्सेबल ओनली फॉर द रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये आंसर क्लियरली जो है ये गलत है। इसको भी आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि जो इनकम जो एक्रू होती है आउटसाइड ऑफ द इंडिया वो नॉन रेसिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल होती है, उसमें नो लिखा हुआ है। ओके, और जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर जो 97 है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी कि हमारा अकाउंट से पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डैश। जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो कैसा होता है, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, मे बी यूज विद जॉब ऑर्डर बट नॉट प्रोसेसिंग कॉस्टिंग, मे बी यूज विद प्रोसेस बट नॉट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ये ऑप्शन नंबर ए और बी तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये रॉन्ग है। ओके, तो कंफ्यूजन कहां पे, और सी और डी में। तो सी क्या दिया है, ट्रेंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉस्ट पुल्स, और डी है ट्रेंड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कॉस्ट पुल्स। अभी इसका जो आंसर दिया है लोगों ने ऑफिशियल आंसर की, वो दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं हम कि हमारा जो कॉस्ट पुल्स होता है उसको हम इंक्रीज करते हैं, इसको हम इंक्रीज करते हैं। क्या बात करते हो सर। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर हमारा सही होना चाहिए था वो होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रेंड्स टू डिक्रीज द नंबर्स ऑफ कॉस्ट पुल्स। ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी, जबकि लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ओके गाइस,
तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो गाइस टोटल 10 क्वेश्चंस है पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 का मिला के, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, ऑफिशियली जो सेट की वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हो, वहां पे फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपको फिल करना है। और क्या करना है आपको, जो भी आप आंसर को क्या कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, उसके साथ में आपको क्या करना है, उसके प्रूफ भी अटैच करके उनको सेंड करना है। और अगर जो है हमारे आंसर की जो है चैलेंजिंग आंसर की जो है वो हमारे अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं, इसका जो बेनिफिट है वो हम सभी को मिलेगा, सारे कैंडिडेट्स को मिलेगा, और हमारे क्या हो जाएंगे, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो सेट एग्जाम का है, तो वो मैं बता सकता हूं एज पर द प्रीवियस एक्सपीरियंस कि प्रीवियस वाला अगर हम एग्जाम का देखें तो कुछ 55.33 समथिंग था परसेंटेज। तो इस बार का हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50 to 55, अगर आपका परसेंटेज जो है वो 50 या 55 के बीच में आ रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो है वो एग्जाम क्लियर यहां पे हो जाएगा ये बार। अगर आपको लगता है कि आपका 50 से भी कम है, तो मेरी एडवाइस है कि फिर से प्रिपरेशन पे लग जाओ, क्योंकि हमको क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइस। अगर हमको पता चल चुका है कि हमारा जो है इस बार क्लियर नहीं होने वाला है, तो अभी हमको रुकना नहीं है, हमको क्या करना है, फौरन क्या करना है, हमको स्टडीज वापस से क्या करना है, हमारी शुरू करना है। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके गाइस, तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।